नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों हम लोग चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के संदर्भ में। आज हम इस अधिनियम की धारा 48 खा और धारा 49 के ऊपर कुछ विचार करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने बेयर एक्ट नहीं खोले हैं तो कृपया बेयर एक्ट खोल लीजिए और उसमें धारा 48 खा यानी कि 48B आप निकाल लीजिए। दोस्तों, धारा 48 खा कब्जे के विनिमय की बात करती है। इस धारा के बारे में जानने से पहले हम जो धारा की हेडिंग है इसका थोड़ा अर्थ समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हम हेडिंग का अर्थ समझ लेंगे तो उसके बारे में जो डिटेल अंदर दी गई है वो समझने में हमें सुविधा होगी। दोस्तों, धारा 48 खा में हेडिंग दी है कब्जे का विनिमय, एक्सचेंज पोजेशन। एक्सचेंज क्या होता है और पोजेशन क्या होता है? देखिए, पोजेशन तो आप लोग समझते ही हैं कि किसी अचल संपत्ति को अपने कब्जे में लेना, अपने अधिकार में ले लेना, उसका उपभोग करना, है ना। अब विनिमय की बात आती है। विनिमय का मतलब होता है किसी एक के बदले में दूसरा प्राप्त करना, वो एक चीज़ दूसरे को दे देना और दूसरे के बदले में उससे उसकी चीज़ ले लेना। जैसे प्राचीन काल में जब मुद्रा नहीं चलती थी, ये कागज़ के नोट नहीं चलते थे, सिक्के नहीं चलते थे, तो उस समय लोग गेहूं के बदले में धान ले लिया करते थे और धान के बदले में गेहूं ले लिया करते थे। उस समय यही एक्सचेंज का माध्यम था। तो फिलहाल अगर हम अपने चकबंदी अधिनियम के विषय में बात करें तो यहाँ पर कब्जे के विनिमय की बात की जा रही है, यानी कि एक व्यक्ति अपने खेत का कब्जा दूसरे को दे देगा और दूसरे का जो खेत है उसका कब्जा ले लेगा। मतलब आपस में कब्जे का विनिमय कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, अब हम इस धारा को पढ़ते हैं। दोस्तों, धारा 48 खा की उपधारा 1 में कह रहे हैं कि जब खातेदारों के बीच में यानी कि किसानों के बीच में, जिनके अंतर्गत मंडल की भू प्रबंधक समिति भी है, यानी कि खातेदार और भूमि प्रबंधक समिति, ये दोनों जब धारा 48 के अधीन पारित आज्ञाओं के परिणाम स्वरूप, अब धारा 48 में कौन सी आज्ञाएं हैं? धारा 48 है रिवीजन एंड रेफरेंस से संबंधित। तो रिवीजन एंड रेफरेंस में जब चकबंदी संचालक या उप निदेशक चकबंदी के जो ऑर्डर्स होते हैं उसके अंतर्गत, तो हम एक बार फिर से पुनः पढ़ते हैं। जब खातेदारों के बीच में, जिनके अंतर्गत मंडल की भूमि प्रबंधक समिति भी है, धारा 48 के अधीन पारित आज्ञाओं के परिणाम स्वरूप कब्जे का परिवर्तन आवश्यक हो जाए, यानी कि कब्जे का परिवर्तन आवश्यक हो गया, तो ऐसी आज्ञाओं के अनुसार उनके द्वारा आपस में कब्जे का विनिमय विधिपूर्ण होगा। यानी कि जब कब्जे का परिवर्तन आवश्यक हो जाए तो वो खातेदार भूमि प्रबंधक समिति जब कब्जे का विनिमय करेंगे तो वो कब्जे का विनिमय विधिपूर्ण होगा। सिंपल सी बात कह रहे हैं। आगे आते हैं उपधारा 2 पर। इसमें कह रहे हैं कि जब पारस्परिक समझौते द्वारा कब्जे का परिवर्तन ना हो सके, यानी कि जो अभी हम उपधारा 1 में बात पढ़ रहे थे वो चीज़ उपधारा 2 में कह रहे हैं कि ना हो सके। जब पारस्परिक समझौते द्वारा खातेदार आपस में कब्जे का परिवर्तन ना कर सकें तब क्या होगा? तो इसमें कह रहे हैं कि तब सहायक चकबंदी अधिकारी ऐसे खातेदारों तथा भूमि प्रबंधक समिति को धारा 28 के उपबंधों के अनुसार कब्जा दिलाएगा। यानी कि अगर आपस में समझौते के द्वारा कब्जे का परिवर्तन ना हो सके तो एसीओ धारा 28 के उपबंधों के अनुसार कब्जा दिलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं धारा 49 पर। धारा 49 चकबंदी अधिनियम की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण धारा है और जो भी वकील हैं या जो पीसीएसजे और एचजेएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनकी परीक्षा के दृष्टिकोण से तथा उनके चयन हो जाने के पश्चात एक न्यायाधीश के दृष्टिकोण से भी धारा 49 अत्यधिक महत्व रखती है। धारा 49 दीवानी न्यायालयों के अधिक्षेत्र पर रोक से संबंधित है, बार टू सिविल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, तो ये धारा क्या कह रही है इसे हम पढ़ते हैं बेयर एक्ट से। धारा 49 कह रही है कि तत्समय प्रचलित अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी ऐसी भूमि के संबंध में
जो उस क्षेत्र में पड़ती हो जिसके लिए धारा 4 की उपधारा 2 के अधीन अधिसूचना जारी कर दी गई हो। तो इसमें सिंपल सी बात बस ये बताई गई है कि ऐसा क्षेत्र जिसके लिए धारा 4 के अंतर्गत, धारा 4 की उपधारा 2 के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है। खातेदारों के अधिकारों का प्रख्यापन तथा निर्णय अथवा ऐसे किसी अन्य अधिकार का निर्णय जो चकबंदी कार्रवाइयों से उत्पन्न हो और जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई कार्रवाई की जा सकती थी अथवा की जानी चाहिए थी, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। और कोई दीवानी या माल न्यायालय उक्त भूमि में अधिकारों के संबंध में अथवा किसी अन्य विषय के संबंध में जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी अथवा की जानी चाहिए थी, किसी बात या कार्रवाई को ग्रहण नहीं करेगा। दोस्तों, इसमें लैंग्वेज थोड़ा टिपिकल लिख देते हैं, उससे आप घबराना नहीं। इसमें सीधी सिंपल सी ये बात कह रहे हैं कि ऐसी भूमि जिसके लिए धारा 4 की उपधारा 2 के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, तो कोई भी दीवानी या माल न्यायालय उक्त भूमि में अधिकारों के संबंध में या किसी अन्य विषय के संबंध में भी किसी बात या कार्रवाई को ग्रहण नहीं करेगा। इसका सार ये है। अगर परीक्षा में आपको लिख के आना है तो आप पूरी धारा इस तरीके से रट के नहीं लिख पाएंगे। आपको परीक्षा में उस धारा का सार बताना अत्यधिक आवश्यक है। सार जरूर बताना है आपको कि उस धारा में कह क्या रहे हैं। ठीक है, आगे इसे पढ़ लेते हैं। किंतु प्रतिबंध यह है कि इस धारा की कोई बात किसी ऐसी भूमि के संबंध में जिस पर इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी गांव सभा को कब्जा दिया गया हो या दिया गया समझा जाए, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 122 खा के अधीन कार्रवाइयां प्रारंभ करने से असिस्टेंट कलेक्टर को प्रभावित नहीं करेगी। दोस्तों, इसमें यूपीजेडए एक्ट तो वैसे भी अब जो है ख़त्म हो चुका है, तो इसमें आप पढ़ लीजिए। इसे कहते हैं कि किंतु प्रतिबंध जो है, एक परंतु कि इन्होंने लगा दिया है कि ऐसी भूमि जो किसी गांव सभा को कब्जा दे दिया गया हो, जिसका एक ऐसी ज़मीन जिस पर किसी गांव सभा को कब्जा दे दिया है, तो जो यूपीजेडए एक्ट की धारा 122 खा है उसके अंतर्गत कार्यवाहियां प्रारंभ करने से जो असिस्टेंट कलेक्टर है उसको प्रभावित नहीं करेगी। इतनी बात कह रहे हैं इसमें। दोस्तों, अब धारा 49 जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसके संबंध में कुछ विशेष बातें आपको ध्यान रखनी होंगी जो कि प्री परीक्षा में किसी भी तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं और मेंस में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के रूप में बना के या उसको सीपीसी या अन्य चीज़ों से जोड़ के कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बना सकते हैं। तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा और दिमाग में नोट भी कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि धारा 49 कब से लागू होगी और कब तक लागू होगी, यानी कि धारा 49 कब से कब तक लागू होती है। देखिए, आप एक न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। मान लीजिए आप एचजीएस में या पीसीएसजे में सिलेक्ट हो जाते हैं। आप एक न्यायाधीश के रूप में बैठे हुए हैं कोर्ट में और आपके समक्ष केस आता है कि साहब ये चकबंदी प्रक्रिया के अधीन ये वाला जो है भूमि के संबंध में केस आया है कि चकबंदी अधिनियम से रिलेटेड ये वाला एक केस है। अब आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये केस आपको सुनना है या नहीं सुनना है या क्या करना है। आप प्रैक्टिकली लीजिए हर चीज़ को। तो सबसे पहले तो आप ये बात समझिए कि धारा 49 कब से लागू होती है। धारा 49 के रोक उस दिनांक से लागू हो जाती है जब धारा 4(2) के अधीन विज्ञप्ति जारी की जाती है। यानी कि जैसे ही धारा 4 की उपधारा 2 के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी हुआ तो धारा 49 लागू हो गई और इस धारा के प्रावधान धारा 4(2) के अधीन विज्ञप्ति और धारा 52 के अधीन विज्ञप्ति के बीच के समय के लिए लागू होते हैं। देखिए, शुरू कब से हुआ, जब धारा 4 की उपधारा 2 के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी हुआ, और धारा 52 क्या है, सारी चकबंदी क्रियाओं की समाप्ति। तो जब से शुरू हुई चकबंदी प्रक्रिया और जब खत्म होगी उनके बीच में धारा 49 लागू रहती है। दूसरी बात, यदि अधिनियम में कोई अनुतोष किसी कार्रवाई द्वारा प्राप्त किया जा सकता है,
तो सिविल तथा रेवेन्यू न्यायालयों को उसके संबंध में कोई बात या कार्रवाई ग्रहण करने से यह धारा पूर्णतः वर्जित करती है। अब एक प्रश्न यह उठता है कि यहां पर ग्रहण करने का क्या अर्थ है। तो ग्रहण करने का अर्थ भी आप समझ लीजिए, यह मुख्य परीक्षा में काम करेगा। ग्रहण करने का अर्थ है विचार करने के लिए या न्याय निर्णयन के लिए अग्रसर होना। ठीक है। अब धारा 49 के संबंध में यह बात आप ध्यान रखिए कि समस्त मामले जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चकबंदी अधिकारियों द्वारा डिसाइड किए जा सकते हैं, उनका संज्ञान कोई सिविल या रेवेन्यू कोर्ट नहीं लेगा। मतलब चकबंदी अधिनियम से रिलेटेड कोई भी मामला है, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर किसी चकबंदी अधिकारी द्वारा डिसाइड किया जा सकता है तो वही डिसाइड करेंगे। उसका संज्ञान, उसका कॉग्निजेंस कोई सिविल कोर्ट या कोई रेवेन्यू कोर्ट नहीं लेगा। दूसरी बात आती है, अगर हम इस धारा 49 को रेस जुडिकेटा से जोड़ें तो प्रस्तुत धारा न केवल रेस जुडिकेटा के विस्तृत नियम को चकबंदी प्राधिकारियों के निर्णयात शामिल करती है, अपितु उन्हें प्रत्येक व्यक्ति के लिए सर्वव्यापी बनाती है। इस धारा के प्रावधानों के विरुद्ध पारित किया गया आदेश शून्य एवं शक्तिबाह्य होता है। ठीक है। मतलब रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होता है, और जो धारा 49 है इसके प्रावधानों के विरुद्ध अगर कोई आदेश पारित कर दिया जाए तो वो क्या होगा, शून्य एवं शक्तिबाह्य, यानी कि वॉइड एंड अल्ट्रा वायरस। समझ रहे हैं ना आप। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बतला रहा हूं। देखिए, आपने चकबंदी अधिनियम पढ़ा, चकबंदी अधिनियम में आपने धारा 5 भी पढ़ी थी, चकबंदी अधिनियम, ठीक। और धारा 5 की उपधारा 2, उसमें भी कुछ रोक की बात की गई थी, और धारा 49 में भी रोक की बात की जा रही है। अगर आपको याद नहीं है तो कृपया बेरक उलट के धारा 5 देख लीजिए, धारा 5 की उपधारा 2 देख लीजिए। तो धारा 5 की उपधारा 2 और धारा 49, ये दोनों जो बातें कर रही हैं तो देखने में ऐसा लगता है कि एक ही जैसी बात कर रही हैं, फिर इनमें अंतर क्या है। धारा 5 की उपधारा 2 में अबेटमेंट की बात की गई थी, तो आप इनका एक अंतर एक लाइन में समझ लीजिए कि धारा 5(2) विचाराधीन वाद या कार्रवाइयों को धारा 4(2) के तहत विज्ञप्ति हो जाने के पश्चात अबेट करती है। यानी कि जब धारा 4 की उपधारा 2 के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो धारा 5 की उपधारा 2 लागू हो जाती है, और जितने भी केस विचाराधीन होते हैं, जितने भी कार्रवाइयाँ विचाराधीन होती हैं, उन सबका उपशमन कर देती है। और धारा 49 में क्या है कि धारा 49 जो नए बात या कार्रवाई दाखिल होंगे उनको दाखिल करने से वर्जित करती है। आपको मतलब समझ में आ रहा है, अंतर समझ में आ रहा है। धारा 49 न्यू केसेस के संबंध में है कि नए वाद या कार्रवाई दाखिल नहीं करने देगी, और धारा 5(2) में क्या है कि बात तो दाखिल हो चुके हैं, कोर्ट में चल रहे हैं, पेंडिंग है, तो उनको अवेट कर देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप पूरी तरह से दिमाग में बैठा लीजिएगा। आगे एक प्रश्न ये उठता है कि निषेधाज्ञा जो इंजंक्शन के अनुतोष होते हैं उसके संबंध में क्या स्थिति रहेगी। तो निषेधाज्ञा के अनुतोष का बाद उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत पूर्णतया बाधित है। ठीक है। यदि 4(2) के अधीन जारी विज्ञप्ति के समय ऐसा बात विचाराधीन था तो वह क्या होगा, उपशमित हो जाएगा। और एक लास्ट चीज आप और समझ लीजिए, हमने धारा 49 का ये तो समझ लिया कि दीवानी न्यायालयों के अधिक्षेत्र पर रोक, लेकिन क्या कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें धारा 49 लागू ना हो। देखिए दोस्तों, बेयर एक्ट में हमें किसी प्रकार का कोई भी मैटर अवेलेबल नहीं हो पाता है, और दुख इस बात का है कि चकबंदी अधिनियम पे कोई पुस्तक भी अवेलेबल नहीं है। ऐसे में बड़ी मुश्किल से मैं आप लोगों के लिए मैटर कलेक्ट करता हूं। आप उस मैटर को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इतना मैटर जितना मैं आपको दे रहा हूं वो मोर देन इनफ है। और दूसरे एक समस्या दोस्तों ये भी आती है कि अगर आप कोई पुस्तक मान लीजिए मार्केट से ले भी लेते हैं, मैं किसी का नाम लूँगा नहीं, तो
उन पुस्तकों में भी बेयर एक्ट को ही पूरा का पूरा उतार दिया गया है। उसमें विषय को समझाते नहीं है, उसमें बस उन्हीं धाराओं को पूरा पूरा उतार दिया गया है फिर से, और 2-4 लाइनों में इतिश्री कर ली गई है। तो इसलिए आप वीडियो को बार बार सुने, ध्यान से सुने। जितना मैटर आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा उतना आपको कई पुस्तकों में भी नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं अपने विषय पर कि धारा 49 कब लागू नहीं होती है। देखिए, धारा 49 के अवरोध कुछ मामलों में सिविल या राजस्व न्यायालयों में बात दायर करने के संबंध में लागू नहीं होते। ये मामले कौन कौन से हैं, इनको आप जरा सा दिमाग में बैठाते चले जाइएगा। सबसे पहला है बंजर भूमि के संबंध में निषेधाज्ञा जारी करने के लिए बाद। अगर कोई बंजर भूमि है, उसके संबंध में अगर कोई व्यादेश जारी किया जा रहा है, तो उसके लिए जो केस फाइल किया जाता है, यानी कि बंजर भूमि के संबंध में व्यादेश जारी करने के लिए बाद। दूसरा, सुखाधिकार के मामले, इसे आप याद रख लीजिएगा। तीसरा होता है संविदा के विशिष्ट अनुपालन का बाद, ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ है कब्रिस्तान या शमशान भूमि के प्रख्यापन के संबंध में। और फिफ्थ है मंदिर और कुएं आदि, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर कृषि भूमि में स्थित कुएं और वृक्षों के स्वत्वों का निर्धारण है तो वो चकबंदी न्यायालय कर सकते हैं, ठीक है। अगर कृषि भूमि में स्थित हैं कुएं और वृक्ष, तो आपने पढ़ा ही है चकबंदी अधिनियम में, वो चकबंदी न्यायालय कर सकते हैं। लेकिन अगर इनके हक तथा स्वामित्व का निर्धारण का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है तो वो ही करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।